अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है कोशिका द्रव एवं केंद्रक द्रव में अंतर लिखिए। हाँ, ये तो बिल्कुल इजी है, ठीक है, इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये दोनों द्रव को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? हाँ, ये हमने पहले भी देखा था। तो बच्चों आप इसका आंसर अभी खुद मन में सोच के बताओ कि कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव को हम सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं। ठीक है, यही क्वेश्चन आगे पूछ रहा है कि ये दोनों द्रवों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है। फटाफट से सोच के बताओ, जल्दी से, जल्दी 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 जल्दी। जी हाँ, बिल्कुल सही है ना, आपने बिल्कुल सही सोचा। क्या कहते हैं बच्चों? जीव द्रव। ठीक है, देखो अब हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि इसके अंदर मैंने बहुत कुछ लिखा है, बट समझ में तो आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कह रहा है कि सर कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव के बीच अंतर लिखो, है ना। तो सिंपल सा, सर कोशिका द्रव कोशिका के अंदर पाया जाता है और केंद्रक द्रव केंद्रक के अंदर पाया जाता है। टेंशन नो, है ना। उसके बाद देखो अगला जो पॉइंट होने वाला है हमारा वो ये होगा कि सर कोशिका द्रव के अंदर विभिन्न अंगक पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राजधानी, रिक्तिका, राइबोसोम, है ना, ये सारी चीज़ें। और जो अभी मैंने लिखा कुछ देर पहले क्या था, हरित लवक, है ना, ये भी। और उसके बाद सर केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता है? केंद्रक द्रव के अंदर, तो बच्चों केंद्रक द्रव के अंदर सिर्फ 2 अंगक पाए जाते हैं, वो है पहला गुणसूत्र और दूसरा ये छोटा सा बिंदु जिसे हम केंद्रिका कहते हैं, है ना। समझ में आ गया? चलो अब बच्चों फटाफट से आप डिफिनेशन लिख लो ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो देखो हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन नंबर 5, कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव में अंतर लिखिए। ये दोनों द्रवों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? तो आप इस तरह से कॉलम बना लेना बढ़िया से, ठीक है, एकदम जैसे क्लियर ओपी दिखना चाहिए। ठीक है, देखो पहला पॉइंट, कोशिका द्रव में ये कोशिका के अंदर पाया जाता है, बिल्कुल सही। ये केंद्रक के अंदर पाया जाता है ना। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट था हमारा वो ये था, कोशिका द्रव के अंदर निम्न कोशिका अंगक पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, हरित लवक आदि। वैसे तो अंगक और भी सारे पाए जाते हैं, तो हम इसीलिए सबको नहीं लिखते हैं, बस 2-3, आप 1-2 भी लिख सकते हो, उसके बाद आदि लिख दो, काम चल जाएगा, है ना। यहाँ पर देखो पॉइंट नंबर 2, केंद्रक द्रव में, केंद्रक द्रव के अंदर सिर्फ ये अंगक पाए जाते हैं बच्चों, कौन कौन सा? केंद्रिका और गुणसूत्र, है ना। चलो आप इसे फटाफट से नोट डाउन कर लो। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे ध्यान देते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 से हमारा, चित्र बनाकर पौध कोशिका एवं जंतु कोशिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, फोटो आप ये वाला बना लेना बढ़िया से, एकदम क्लियर बनाना, ठीक है, एकदम बढ़िया से बनाना, ताकि कोई भी देखे ना उसका दिल एकदम बाग बाग हो जाए, है ना। इसे बनाना, इसे बनाना, ये बिल्कुल इजी है आप लोगों के लिए, मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं भाई। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, चित्र आप बना लेना, मैं सिर्फ आपको कोशिका, पौध कोशिका एवं जंतु कोशिका में अंतर बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखो हमारा क्वेश्चन क्या था, सर पौधे कोशिका एवं जंतु कोशिका में अंतर स्पष्ट कीजिए, है ना। तो इस तरह इसमें भी आप कॉलम बना लेना। हमारा पहला पॉइंट क्या होगा, तो देखो इसमें कोशिका भित्ति उपस्थित रहती है, जबकि यहाँ पर कोशिका भित्ति अनुपस्थित रहती है ना, यानी कि उपस्थित नहीं रहती है। हो गया। इसमें हरित लवक पाए जाते हैं, इसमें हरित लवक नहीं पाए जाते। यहाँ पर छोटा सा बिंदी लगा देते हैं। ठीक, यहाँ पर देखो पॉइंट नंबर 3 क्या था, पादप कोशिका में रिक्तिकाएं आकार में बड़ी होती है। बच्चों जब मैं आपको समझा रहा था इस डायग्राम में, ये डायग्राम हमारे साथ साथ ही रहेगा, ठीक है ना। इस डायग्राम में जब आपको मैं समझा रहा था उस वक्त शायद मैंने बताया था आपको, मुझे सही से याद नहीं आ रहा है, शायद मैंने आपको बताया था कि बच्चों पौधे कोशिका में जो रिक्तिका है, यानी कि अंदर में थोड़ा सा खाली जगह होता है जिसे रिक्तिका कहते हैं, तो वो जो है ना पौधे कोशिका में बड़ा होता है, जबकि जंतु कोशिका में छोटा होता है। ठीक है, इसी चीज़ को मैंने लिखा है यहाँ पर, पादप कोशिका में रिक्तिकाएं आकार में बड़ी होती है, जंतु कोशिका में रिक्तिकाएं आकार में छोटी होती है। बिल्कुल क्लियर है ना। क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं, उनके कार्यों का वर्णन कीजिए। मैंने बताया था ना कोशिका में गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं बच्चों। हाँ सही कहा आपने सर,
किसके अंदर? केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं, है ना। केंद्रक के अंदर गुणसूत्र और गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। तो अब देखो आंसर फटाफट से देख लो, है ना। यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। कोशिका में क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं, उनके कार्यों का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो कोशिका में क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र केंद्रक में पाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि ये आनुवांशिक गुणों अथवा लक्षणों को एक पीढ़ी से अगले पीढ़ी में स्थानांतरित करती है, यानी कि पहुंचाती है। मुझे पता है कि ये चीज़ आपको समझ में नहीं आया, तो इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, बिल्कुल टेंशन मत लेना। देखो आनुवंशिक गुण का मतलब क्या होता है कि बच्चों जो गुण माता पिता के द्वारा बच्चों तक पहुंचता है, यानी कि आप कोई बीमारी भी कह सकते हो, या फिर बहुत सारे गुण होते हैं माता पिता के जो बच्चों में ज़रूर होता है ना, चाहे माँ का हो या बाप का हो, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? आनुवंशिक गुण। तो बच्चों अगर आपको समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप कमेंट करो फटाफट से। कमेंट बॉक्स आपके लिए डाला गया है नीचे, है ना। ये कमेंट बॉक्स सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है ना, बिल्कुल फ्री। आपको आपके अंदर जो भी डाउट है आप फटाफट से कमेंट में पूछो। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में मैं पहले आपको इस चीज़ को समझाऊं, उसके बाद लेक्चर शुरू करूं, ठीक है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा समझाने का, हाँ। इसीलिए आप कमेंट करो। बाकी जो बच्चे ऑफलाइन क्लास करते हैं स्मार्ट क्लासेस के अंदर, वो ऑफलाइन किसी भी टीचर से या मुझसे भी आके पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? सर पौध कोशिका में कोशिका भित्ति का क्या कार्य है? तो बच्चों देखो मैंने इस डायग्राम में, अरे यार ये तो पता नहीं कैसा हो गया, चलो इसको छोड़ो, है ना। यहाँ पर देखो हमने कोशिका भित्ति के बारे में बताया था, है ना। तो यहाँ पे जो डिफिनेशन लिखा हुआ है, पौधों में कोशिका झिल्ली के बाहर एक मोटी परत पाई जाती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। हमसे डिफिनेशन नहीं पूछ रहा है ना, हमसे पूछ रहा है सर इसका कार्य बताओ, ये क्या काम करता है ना। तो अगर हम सिर्फ एक वर्ड में बोले तो ये तो काम नहीं चलेगा ना। वैसे आपको हमने बताया था सर ये पौधों में सुरक्षा का काम करती है, यानी कि पौधों को सुरक्षा प्रदान करती है ना। बाहर का जो छिलका है किसी भी पेड़ का, आपने देखा होगा बहुत मोटी परत होती है, वो किसी भी पेड़ या पौधे को सुरक्षा प्रदान करती है ना। और दूसरी बात आपको पता, जिस तरह जैसे बच्चों देखो मैं आपको समझा दूं, जब धूप तेज हो जाती है तो आप क्या करते हो? जवाब दो फटाफट से, आप क्या करते हो? घर चले जाते हो या फिर ऐसा जगह ढूंढते हो जहां पर बिल्कुल छांव हो, है ना। आप ऐसा जगह ढूंढते हो जहां पर धूप ना हो, ठीक है। दूसरी बात, जब बहुत तेज हवा चलती है तो आप क्या करते हो? आप तो सीधे घर चले जाते हो, या फिर अगर मैदान में हो तो फिर घर भाग जाते हो, है ना। तो इस चीज़ को समझो। और कहीं ना कहीं अगर नमी ज़्यादा बढ़ जाती है तो क्या करते हो आप? ठंड में, सर्दी में आप बाहर रहना पसंद नहीं करते हो, है ना। तो यहाँ पर प्रॉब्लम इनके साथ ये है, इन बेचारों के साथ, है ना, कि ये तो चल नहीं सकते हैं, ये सिर्फ अपने ही जगह पे मोशन में रह सकते हैं, यानी कि थोड़ा बहुत मूव कर सकते हैं। वो कैसे? हिल सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम जिस तरह मूव करते हैं 1 कदम 2 कदम, ऐसे अपने जगह से नहीं हिल सकते, है ना। तो चूंकि ये चल नहीं सकते हैं, इसीलिए कोई एक गार्ड तो होना चाहिए ना इनके सामने, क्योंकि ये तो भाग भी नहीं पाते हैं, तो इनको सुरक्षा प्रदान कौन करेगा, है ना। आप ही बताओ, इनको भी तो सुरक्षा चाहिए ना, इनको सुरक्षा प्रदान कौन करेगा? तो गार्ड कौन है इनके लिए? कोशिका भित्ति, है ना। ये इन्हें सुरक्षा प्रदान करती है। जैसे बहुत तेज़ धूप या फिर बहुत तेज़ हवा चलती है तो पौधों को कवर करके रखता है कौन? कोशिका भित्ति, ताकि उन्हें जिस मात्रा में धूप चाहिए वो उतना ले, उसके अलावा फिर ज़्यादा धूप उन पर ना पड़े, है ना। आपने देखा होगा जो छोटे पौधे होते हैं, है ना, वो अगर उन पर ज़्यादा धूप पड़ जाए तो सूर्य की गर्मी ऐसी गर्मी होती है कि पत्ते जो है ना वो पूरी तरह से जल जाते हैं, और जो छोटा पौधा होता है, जिसे आप नन्हा पौधा कहेंगे, तो वो मर भी जाता है ना। तो तेज़ धूप से छोटा जो पौधा होता है वो मर जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो कोशिका भित्ति होती है वो बहुत पतली होती है ना। बिल्कुल भी आप ये कह लो कि अब कोशिका भित्ति का निर्माण भी सही से नहीं हो पाया है। इस कंडीशन में अगर उस पौधे के ऊपर तेज़ धूप पड़ जाए तो क्या होता है? वो पौधा पूरी तरह से मर जाता है, ख़त्म हो जाता है ना। तो
चलो अब डिफिनेशन देख लेते हैं फटाफट से कि इनका क्या काम है। हाँ, देखो पौध कोशिका में कोशिका भित्ति का क्या कार्य है। तो बच्चों क्योंकि पौधे चल नहीं सकते इसलिए ताप यानी कि धूप है ना, तेज धूप आप कह सकते हो, तथा तेज गति से चलने वाली वायु से पौधे को कोशिका भित्ति सुरक्षा प्रदान करती है। ये कह रहा है कि सर कोशिका के आकार का जीवों के आकार के साथ कोई संबंध नहीं होता है ना। क्या आप इससे सहमत हैं? यदि हाँ तो अपने उत्तर को स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों देखो कोई जीव बड़ा हो या छोटा तो उसके अंदर जो कोशिका का आकार होगा ना, कोशिका का जो आकार होगा ये बराबर रहेगा बच्चों। ऐसा नहीं कि जैसे हाथी एक बहुत बड़ा जानवर है तो उसके अंदर कोशिका का आकार बहुत बड़ा होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। जिस तरह दूसरे जानवरों के अंदर कोशिकाएं जितनी बड़ी है या फिर हमारे अंदर कोशिकाएं जितनी बड़ी है उतनी बड़ी हाथी के अंदर भी है ना। बस फर्क इतना है कि संख्या में ज़्यादा है ना। सर संख्या जो है ना वो हाथी में कोशिकाओं की संख्या क्या है, अधिक है। और जो दूसरे छोटे जीव हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, छोटे जीव हैं उनमें कोशिकाओं की संख्या कम है ना। तो देखो आप तो पूरी तरह से आप समझ गए होंगे कि सर ये जो क्वेश्चन है कोशिका के आकार का जीवों के आकार के साथ कोई संबंध नहीं होता। ये बात बिल्कुल सही है कि सर ऐसा नहीं है कि कोई जीव अगर बहुत बड़ा है तो उसका जो कोशिका का आकार है वो भी बड़ा होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो छोटे जीव हैं और बड़े जीव हैं इन दोनों के कोशिका का आकार बिल्कुल बराबर होता है, सिर्फ संख्या अलग अलग होती है। यानी कि जो बड़े जीव हैं उनमें कोशिका की संख्या अधिक होती है, जो छोटे जीव हैं उनमें कोशिका की संख्या कम होती है। इसीलिए तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि एकल कोशिका यानी कि मैंने वहां पर लिखा था एक कोशिकीय जीव है ना, उसे एकल कोशिका। तो एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव, ठीक है। इसीलिए देखो वहां पर हम लोगों ने देखा था, इसी में शायद नहीं, इसमें तो नहीं है, चलो उसको छोड़ो। तो हमने देखा था कि सर ये सिर्फ एक ही कोशिका से बने होते हैं है ना, इनके अंदर सिर्फ एक ही कोशिका होता है। जैसे एग्जाम्पल में था अमीबा या पैरामीशियम, ये होते हैं। और बहुकोशिक जीव ये अनेकों कोशिकाओं से बने होते हैं, है ना। तो चलो फटाफट से हम इसका आंसर देख लेते हैं। तो बच्चों देखो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट क्वेश्चन है ना, कोशिका के आकार का जीवों के आकार के साथ कोई संबंध नहीं होता, क्या आप इससे सहमत हैं? आगे वाला जो था पार्ट वो मैंने नहीं लिखा है, ठीक है, आप लिख लेना। तो देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, हाँ मैं इस बात से सहमत हूँ कि कोशिका के आकार का जीवों के आकार के साथ कोई संबंध नहीं होता, क्योंकि जो जीव आकार में बड़े होते हैं उनमें सिर्फ कोशिकाओं की संख्या अधिक होती है, जैसा मैंने आपको वहाँ पर बताया है ना। जबकि छोटे जीव में कोशिका की संख्या कम होती है, लेकिन आकार छोटे बड़े दोनों ही जीव में बराबर होते हैं। सॉरी यहाँ पर मैंने लिखा होती है, तो आप इसे चेंज कर लेना, ठीक है, बराबर होते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया है ना, ये चैप्टर पूरी तरह से हमारा खत्म हो गया। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है वो ये है धातु एवं अधातु, ठीक है। इसके बाद हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों इसीलिए जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से ये चीज़ मत भूलना, ठीक है। आपको रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसे आप कैसे भी करके सिर्फ दब जाना चाहिए आप। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है बच्चों, ठीक है, ताकि जो नेक्स्ट लेक्चर आए वो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिले, ठीक है। उसके बाद चूँकि बच्चों वीडियोस बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, इसीलिए आप एक लाइक तो ज़रूर कर दें, ठीक है। इसमें कंजूसी मत करना, देखो ठीक
ठीक है, कोई भी कंजूसी नहीं करेगा इसमें। फटाफट से एक लाइक तो ज़रूर बनता है इस वीडियो के लिए। दूसरा, जो अपने दोस्त हैं उनमें शेयर कर दे ताकि वो भी इस वीडियो को देखें और उन्हें भी फ़ायदा पहुँचे, है ना। बहुत सारे बच्चे क्लास 8 में हैं जो जिनको क्लास में कुछ भी समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो आप उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचा दें ताकि आपको भी फ़ायदा हो और उन्हें भी फ़ायदा हो, ठीक है। लेकिन ये याद रहे कि सब्सक्राइब वाला बटन दब जाना चाहिए, चाहे आप उसे तोड़ फोड़ कर बराबर कर दो, ठीक है। जो करने का करो, चलो ठीक है बच्चों, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।